Good morning, class 8th. Today we read civics lesson Judiciary System of India. न्यूज़पेपर पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों के किए जा रहे कामों की झलक देखने को मिलती है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि हमें इन कोड की जरूरत क्यों है। हमने जैसे पहले पढ़ा था, इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ है। व्हाट दिस मीन इज दैट लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन। क्या ये मतलब है कि सभी कानून जो है सभी लोगों के लिए बराबर इक्वल जो अप्लाई होते हैं और एक सर्टन सेट होता है इस फिक्स प्रोसीजर का जिसकी जरूरत होती है, और जब लॉ वायलेटेड होता है इन लॉ को लागू करना, उसके लिए जुडिशियल सिस्टम होता है जिसमें कंसिस्ट होता है एक प्रक्रिया कोर्ट के अंदर कि सिटीजन उसमें अप्रोच कर सकते हैं जब एक लॉ वायलेटेड हो जाता है। As an organ of a government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. अगर हम देखा जाए कि जुडिशरी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अपना इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर, ये प्ले करती है इस रोल को क्योंकि यहाँ पर है इंडिपेंडेंट। What does an independent judiciary mean? अब एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब होता है? Is there any connection between the court in your area and the Supreme Court in New Delhi? क्या ये कनेक्शन है अपने एरिया की कोर्ट में और जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर उसके बीच में? इस चैप्टर के अंदर हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नाउ इज रोल ऑफ द जुडिशरी। अब जुडिशरी का क्या रोल होता है? कोर्ट डिसीजन लेती है एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज का। वो डिसाइड कर सकती है कि कोई भी दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट, कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को मार नहीं सकता, और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बीन स्टेट्स, और जो भी शेयरिंग की जा रही है रिवर वाटर्स की स्टेट के बीच में, और वो पनिश कर सकते हैं लोगों को किसी भी पर्टिकुलर क्राइम्स के लिए। ब्रॉडली स्पीकिंग बोला जा सकता है जो वर्क होता है जुडिशरी का वो डिवाइडेड किया जाता है। ये जो नीचे दे रखे हैं, सबसे पहला हमारा आता है डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, यानी कि किसी भी विवाद का समाधान कैसे करते हैं। जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है एक ऐसी प्रक्रिया को जिसमें कोई भी झगड़े वगैरह होते हैं उसको रिसॉल्व किया जाता है बिटवीन नागरिकों के बीच में हो, चाहे नागरिकों और गवर्नमेंट के बीच में हो, चाहे टू स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, चाहे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो। नाउ इज जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि फाइनल इंटरप्रेटेड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जुडिशरी के पास एक पावर होता है कि वो स्ट्राइक डाउन कर दे पर्टिकुलर लॉज को जो पास किए गए पार्लियामेंट के द्वारा। अगर वो बिलीव करते हैं कि कोई भी तरह का वॉल्यूशन हो रहा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी वजह से वो खराब हो रहा है, उसको कहते हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू। नाउ इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्डिंग पालना करना, एनफोर्सिंग लागू करना। हर एक सिटीजन जो हमारे इंडिया का है वो अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अगर वो बिलीव करते हैं कि उनकी फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेटेड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हकीम शेख एक एग्रीकल्चरल लेबर है जो एक चलती हुई ट्रेन से गिर गया और इंजर्ड हो गया, और उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी क्योंकि बहुत सारे सेवरल हॉस्पिटल जो थे उन्होंने उसको एडमिट करने से मना कर दिया। उसके केस की हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया कि आर्टिकल 21 जिसके अंदर प्रोवाइड ये किया गया सभी सिटीजन फंडामेंटल राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग इंक्लूड है राइट टू हेल्थ के साथ में भी, तो इसीलिए डायरेक्टेड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पे किया उसकी जो नुकसान या जो भी उसको लॉस हुआ वो सफर्ड हुआ, तो जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए उसके लिए जो है उन्होंने नुकसान या भरपाई की। तो जो ट्रीटमेंट दिया गया पेशेंट्स को ड्यूरिंग एन इमरजेंसी के अंदर जो भी पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो भी उसको दिया गया। पासिम बेंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये एक तरह का जो है केस चला था उस टाइम में। नाउ इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इमेजिन करो एक सिचुएशन को जहां पर एक पावरफुल पॉलिटिशियन जो है वो एंडोर्स्ड होता है एक लैंड को जो बिलोंगिंग करता है आपकी फैमिली से। इसी के साथ टर्न योर पेज। ये जुडिशियल सिस्टम जो होता है उसमें पॉलिटिशियन के पास पावर होती है तो वो अपॉइंट करता है और डिसमिस करता है एक जज को उसके ऑफिस से। जब हम देखते हैं इस केस को कोर्ट के अंदर तो जज जो है वो क्लियरली पार्टिसिपेट मतलब एक पक्षपात कर देता है उस पॉलिटिशियन के साथ में। तो जो कंट्रोल होता है पॉलिटिशियन का वो होल्ड करता है जज को, that the judge does not allowed for the judge to take an independent decision, कि किसी भी जज को जो ये अलाउड नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। ये जो इंडिपेंडेंस की जो लेक है उसकी वजह से जजेस जो होते हैं ऑल जजमेंट के अंदर फेवर देते हैं उस पॉलिटिशियन को लेके। यद्यपि हम अक्सर सुनते हैं रिच और पावरफुल पीपल जो होते हैं इंडिया में वो ट्राइंग करते हैं जुडिशियल प्रोसेस को अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इस तरह की सिचुएशन के लिए बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी।
Now is one aspect of this independence is the separation of powers. एक पहलू हम देख सकते हैं इंडिपेंडेंस का, वो होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर्स को सेपरेशन करना। ये प्रमुख विशेषता होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि ये ब्रांचेस है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये क्या इंटरफेयर नहीं कर सकते जुडिशरी के किसी भी तरह की कोई भी वर्क में। कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। कोर्ट गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती है एंड डू नॉट एक्ट ऑफ देयर बिहाफ, वो उनके बिहाफ पे भी काम नहीं करते। फॉर द अबाउ सेपरेशन टू वर्क वेल, इस जो ऊपर जो सेपरेशन दे रखा है, अगर वो वर्क अच्छे से वेल करे तो एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि सभी जजेस जो हाई कोर्ट के अंदर है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, वो अपॉइंटेड है बहुत ही लिटिल इंटरफेरेंस के द्वारा, जिसकी वजह से अदर ब्रांचेस जो गवर्नमेंट की होती है फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, once appointed to the office it is also very difficult to remove a judge। अगर किसी भी ऑफिस के अंदर किसी भी जज को अगर बैठा दिया है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी जज को हटाना है, रिमूव करना। It is the independence of the judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive। independence जो जुडिशरी की है वो अलाउ करती है कि कोई भी कोर्ट एक सेंट्रल रोल प्ले नहीं कर सकता, कि यहाँ पर कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता अपनी पावर को लेजिस्लेचर और बाय द एग्जीक्यूटिव। ये एक प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्टिंग करने के लिए सिटीजन्स का, क्योंकि कोई भी पहुंच सकता है कोर्ट अगर वो बिलीव करे कि उनके राइट्स जो है वो वायलेटेड हो रहे हैं। नाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। यहाँ पर 3 डिफरेंट लेवल है कोर्ट की हमारी कंट्री के अंदर। कई सेवरल कोर्ट है, लोअर कोर्ट, जबकि देयर इज ओनली वन एट द अपेक्स लेवल, जबकि सबसे ऊपर भी एक कोर्ट है। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्टेड विद आर व्हाट आर कॉल्ड सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वो कोर्ट जिसमें मोस्टली पीपल इंटरेक्ट होते हैं उसको सब ऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। वो यूजुअली यूज होते हैं डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर, टाउन्स के अंदर, और उसमें कई तरह की केसेस को सुना जाता है। ईच स्टेट डिवाइडेड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो प्रिसाइड्स करता है डिस्ट्रिक्ट जज को। हर एक स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होता है जहां पर हाईएस्ट कोर्ट होते हैं स्टेट के। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज प्रिसाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है जो लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर, और ये प्रिसाइड कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। जो डिसीजन मेड किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बाइंडिंग होते हैं सभी कोर्ट्स के अंदर इंडिया में। ये डिफरेंट लेवल्स जो कोर्ट का है वो कनेक्टेड होता है सभी के साथ में। इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड किया जाता है जुडिशियल सिस्टम को। इसका मतलब ये हो जाए तो डिसीजन जो हायर कोर्ट के द्वारा बाइंडिंग किए जाते हैं लोअर कोर्ट के अंदर। अनदर वे है अंडरस्टैंड इस इंटीग्रेशन को समझने का कि थ्रू द एप्लीट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो भी अपील की जाती है और जो एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर, इसका मतलब ये है कोई भी पर्सन अपील कर सकता है हाई कोर्ट में अगर वो बिलीव करता है कि उसका जजमेंट जो पास हुआ है लोअर कोर्ट के द्वारा वो सही नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन द एप्लीट सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस। अब हम लोग एक केस को देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसी एक अपील की गई। लक्ष्मण कुमार और अदर्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। लक्ष्मण कुमार और जो दूसरे थे 1985 में केस हुआ जो कि लोअर कोर्ट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गया। फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार की शादी हुई 20 साल की सुधा गोयल के साथ में, और वो दिल्ली में एक फ्लैट में रह रहे थे। उनके साथ में लक्ष्मण के ब्रदर और उनकी फैमिली भी रह रही थी। 2 दिसंबर 1980 को सुधा डाइड हो गई हॉस्पिटल में जलने के कारण। उसकी फैमिली ने एक फाइल को केस किया था कोर्ट के अंदर। जब इस केस की हियरिंग हुई ट्रायल कोर्ट में तो उसकी जो नेबर्स थे उनको बुलाया गया विटनेस के लिए। उन्होंने बयान दिया कि नाइट दिसंबर 1 में उन्होंने सुधा के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी और वो लक्ष्मण के फ्लैट की तरफ गए। वहां पर उन्होंने देखा सुधा अपनी साड़ी में आग की लपटों के साथ खड़ी है। उन्होंने फायर को बुझा दिया और सुधा को जो है एक बोरे या चटाई में ब्लैंकेट में जो है एकदम ढक के वो बाहर लेके आए। सुधा ने बताया कि उसकी सास शकुंतला और उसका पति लक्ष्मण, उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर केरोसिन डाला और उसके हस्बैंड लक्ष्मण ने उसकी आग जला दी। इस ट्रायल के अंदर जो मेंबर्स थे सुधा की फैमिली में और नेबर थे, उन्होंने ये बयान दिया कि सुधा ने ये टॉर्चर, सुधा जो है टॉर्चर हमेशा उसके ऊपर टॉर्चर ही होता था उसके इन-लॉज के द्वारा, और वो उसको डिमांड करते थे कैश के लिए, स्कूटर के लिए, फ्रीज के लिए। जब उसका पहला बच्चा जो है जन्म लिया था उसने,
एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण और उसकी मदर ने स्टेटेड दिया कि सुधा की साड़ी जो थी वो एक्सीडेंटली जो है फायर के अंदर जल गई थी जब वो दूध गर्म करने जा रही थी। उसी के बेस पर और अदर एविडेंस के आधार पर ट्राई कोर्ट ने अपराधी ठहराया और लक्ष्मण, उसकी मदर शकुंतला और उसके भाई सुभाष चंद्रा को सजा सुनाई, ऑल देम टू डेथ। इन नवंबर 1983 उन तीनों आरोपियों ने हाई कोर्ट की तरफ वो अपील करने के लिए गए और इस फैसले के खिलाफ, जो ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया था ना उसके खिलाफ उन्होंने वापस जो है अपील की हाई कोर्ट ने इसकी हियरिंग के बाद में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए लॉयर्स के बीच में, उन्होंने डिसाइडेड किया कि सुधा जो डाइड हुई थी वो एक एक्सीडेंटल फायर के द्वारा डाइड हुई थी जिसका कॉज जो था केरोसिन स्टोव। लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्रा जो थे वो बरी हो गए। 1980 के अंदर वुमेन ग्रुप जो थे अक्रॉस कंट्री के अंदर आए, उन्होंने इस जो है दहेज के कारण जो मौतें हो रही उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने प्रोटेस्टेड किया अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स और इन केसेस के लिए ऊपर जो उन्होंने जस्टिस मांगा। जो अब हाई कोर्ट जजमेंट था, उन्होंने डीपली ट्रबल्ड वुमन और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन, कई प्रदर्शन किए थे इसके लिए कि जो इस तरह के सारे केसेस के लिए जो है कुछ आवाज उठाई जाए, जो दहेज के लिए जो औरतें मर रही है और उनकी जो मौत की जो जिम्मेदार है उनको सजा सुनाई जाए। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुना और जो आरोपी थे लक्ष्मण और उसके 2 मेंबर्स उसकी फैमिली के, सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्ग्यूमेंट किए, जो लॉयर्स वगैरह थे और एक डिसीजन पर पहुंचे कि ये डिफरेंट फॉर्म था हाई कोर्ट का। उन्होंने पाया कि लक्ष्मण और उसकी मदर वो गलत है, लेकिन बरी कर दिया था उसके देवर सुभाष को क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया उनको जेल भेजने के लिए पूरी उम्र के लिए, यानी कि ताउम्र जो है उम्र कैद की उन्हें सजा सुना दी गई। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, ये जो अबाव केस था जो डॉरी सिस्टम का जिसकी वजह से सुधा की डेथ हुई, तो कई तरह के क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं, एक वायलेशन देखते हैं, वो क्रिमिनल लॉ कहलाता है। इसी के साथ में क्रिमिनल लॉ लीगल सिस्टम डील करते हैं सिविल केसेस के साथ में। अब जो हम टेबल देख रहे हैं उसके अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंस क्या है क्रिमिनल और सिविल लॉ के अंदर। तो क्रिमिनल लॉ जो होता है वो ऐसे लॉ होते हैं जिसमें कंडक्ट करते हैं, लॉ डिफेंस करता है, जैसे कि चोरी, वुमन को के ऊपर अत्याचार करना, उनकी जो डॉरी सिस्टम, उनको मार देना, मर्डर कर देना। इट यूजुअली बीइंग्स दैट विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि सबसे पहले जो है हम एफआईआर दर्ज करते हैं पुलिस के अंदर, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं क्राइम को। इसके बाद में केस जो होता है वो कोर्ट के अंदर फील्ड होता है। अगर कोई गिल्टी पाया गया तो उसको जो है जेल के अंदर भेजा जा सकता है और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। सिविल के लॉ देखते हैं अब हम लोग, डील विथ एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, अगर किसी व्यक्ति के साथ में जो इंजरी की जाए, उसको किसी नुकसान पहुंचाया जाए, जैसे कि लैंड के लिए, लैंड को सेल करने के लिए जो विवाद होते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, मालों को बेचने के लिए विवाद हो जाते हैं, रेंट मैटर्स, रेंट को देने को लेकर विवाद हो जाता है, डिवोर्स केसेस होते हैं। उसके अलावा एक याचिका या एक प्रार्थना जो है फील्ड की जाती है बिफोर द रिविलेंट कोर्ट की जो बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। अगर एक रेंट मैटर जो होता है, आइदर अगर लैंडलॉर्ड और किराएदार दोनों में से कोई भी केस फाइल कर सकता है, तो जो कोर्ट देती है स्पेसिफिक रिलीफ, वो पूछती है पहले। फॉर इंस्टेंस अगर केस होता है लैंडलॉर्ड और किराएदार के बीच में, तो कोर्ट वो ऑर्डर कर सकती है कि वो उस फ्लैट को खाली करे और जो पेंडिंग जो बकाया रेंट है उसको पेड करे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।